हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रहे थे और हम लोग 2 सीरीज स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 1885 से लेकर के 1905 के कालखंडों पे हम लोग बात किए थे, जिसमें कांग्रेस का उदय और कांग्रेस से संबंधित जितने भी सम्मेलन था उन पे हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हमारा दूसरा जो था वो हो जाता है नरम दल के बाद जो गर्मपंथी काल आता है, जिसको हम लोग 1905 से लेकर के 1918-19 के बीच में इसको रखते हैं। हम लोग उग्रवादी का काल पढ़े, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन के पहले सबसे पहले हम लॉर्ड कर्जन की मानसिकता को समझेंगे, और सबसे ज़रूरी जो बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपको कभी मेंस लिखने का मौका मिले तो ज़रूर कम से कम इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आता है, एक दूसरे का जो रिलेशन है ये समझ में आएगा। अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन भारत में बहुत बार, यानी कि 1899 से लेकर के 1905 का जो काल है उसके पहले भारत भी आ चुका है कर्जन। सिर्फ भारत ही नहीं, अगर देखा जाए तो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बार बार व्यक्ति घूमा है और गया है। समकालीन जितने भी वायसराय हैं या जितना जानकारी भारत के बारे में कर्जन को था, उतनी जानकारी किसी भी वायसराय, किसी भी गवर्नर जनरल के पास इतनी जानकारी नहीं थी। भारतीय प्रशासन के बारे में जितना बेहतर नॉलेज था, उतना बेहतर नॉलेज उस समय किसी भी ब्रिटिश हुकूमत में राज करने वाले, जो ब्रिटिश हुकूमत के जो मुलाजिम थे, उनके पास भी इतनी जानकारी नहीं थी जितनी जानकारी इकट्ठा और संग्रह लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जो भारत के हित में था, बहुत ऐसा काम था। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बारे में एक बात और भी देखिए, कांग्रेस के जितने भी नरमपंथी लोग थे, जितने भी उदारवादी किस्म के जो लोग थे, जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी हुकूमत के न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, लॉर्ड कर्जन का सबसे ज़्यादा स्वागत किया। कांग्रेस के लोगों ने जो नरमपंथी विचारधाराओं से प्रेरित थे, जिनको हम लोग उदारवादी बोलते हैं, है ना, इन सारे लोगों ने कर्जन का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। लेकिन कर्जन कुछ ऐसे काम करते हैं, क्योंकि काम तो बहुत ऐसे करते हैं जिससे भारत को भी फ़ायदा होता है और भारत में उदारवादी लोगों को भी लगता है कि हाँ ये काम होना चाहिए। लेकिन उनका जो बंगाल विभाजन है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले तो यह उनकी तुलना औरंगजेब से कर देते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि उन्होंने ऐसा काम क्या किया, है ना, तब बाद में हम लोग समझेंगे कि बंगाल का विभाजन के पीछे क्या कारण था। क्योंकि जब बात मानसिकता की हो रही है तो आपको ये बात समझना चाहिए कि जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आए, तो लॉर्ड कर्जन के पहले जो यहाँ पे वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ये बात कही थी कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, 1899 से लेकर के 1905 तक के काल को हम लोग देखेंगे, है ना। 1905 तक का जो काल है इसको हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए तो कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन को लगता है कि पूर्व का जो देश है यह सीखने के लिए बहुत कुछ देता है। लॉर्ड कर्जन ने एक बात कही थी कि यहाँ पे एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे विद्यार्थी को प्रमाण पत्र नहीं मिलता। इसका मतलब ये था कि लॉर्ड कर्जन को भारत की सामाजिक संरचना के साथ साथ राजनीतिक, प्रशासनिक जितने भी क्षेत्र थे उन पे उनकी ज़्यादा पकड़ थी। और जैसे ही उन्होंने 1899 में जब भारत आए तो इनका स्वागत जो था, यह नरमपंथी लोगों ने तो बहुत किया,
लेकिन लॉर्ड कर्जन को सबसे ज़्यादा नफरत कांग्रेस से थी। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी यहाँ पे कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में, मेरे कार्यकाल में, मैं चाहता हूँ कि यह मेरे कार्यकाल में मर जाए। इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर इन्होंने जो एक कह सकते हैं कि इनकी जो मानसिकता, जो पीछे की मानसिकता थी, कांग्रेस का कभी भी भला करने का सोच इनके पास नहीं था। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले 1894 की अगर बात किया जाए, है ना, 1894 की बात किया जाए तो कलकत्ता महानगर पालिका में, याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या इन्होंने घटा दिया, है ना। निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो घटा दी। एक समय में कर्जन बोलते भी हैं कि जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि मैं कलकत्ता का महानगर पालिका का महापौर बनूँ। ये चाहत और ये उम्मीद जो थी, ये लालसा कह सकते हैं कर्जन के मन में था। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये पोस्ट रहा होगा और उसमें वो क्या मूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। तो 1894 में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1894 में कलकत्ता, है ना, कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, है ना, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, है ना, सदस्यों की संख्या क्या कर दिया इन्होंने, घटा दिया, है ना, घटा दिया, इन्होंने घटा दिया। और घटाने के बाद कुछ लोगों को नियुक्ति जो की गई, मनोनीत किया गया। जैसे मनोनीत का मतलब होता है कि मन के अनुसार, जैसे में राज्यपाल की नियुक्ति क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जिसे चाहे बना सकता है और जिसे चाहे उस पद से हटा सकता है। इसी तरीके से जो वायसराय थे वो चाहते थे इसमें कि कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाए जो मेरे चाह के अनुसार हो। और ज़रा सोचिए, जहाँ पे निर्वाचित सदस्य मतलब शामिल होते हैं, ये कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से हो रही थी। और लोकतंत्र में आपको पता है कि अधिकतर जो शक्तियां हैं लोगों के पास होती है, वहाँ पे लोगों का काम होता है। जब ही मनोनीत होने लगे तो जो मनोनीत करता है उसका वहाँ पे ज़्यादा वर्चस्व और प्रभाव दिखता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कुछ सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत किया था, है ना। और जब मनोनीत करता है तो शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप उस आदमी का बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे कर्जन का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है यहाँ पे। और ये 1894 में हुआ था, है ना। तो सबसे पहले जब हम कोई प्रश्न को लिखते हैं, जब आंसर लिखते हैं, तो मेंस जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे जाते हैं, है ना। पीछे की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब जा कर के हमको एक बेहतर चीज़ें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, बेहतर चीज़ें प्राप्त होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा 1903 में, है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1901 में देख लिया जाए। 1901 में क्योंकि कर्जन चाहते थे कि भारत में जो सिंचाई व्यवस्था थी उसको डेवलप किया जाए। 1901 में उन्होंने सिंचाई आयोग की स्थापना किया, है ना, सिंचाई आयोग की स्थापना कर दी, सिंचाई आयोग की स्थापना कर दी। और यह सिंचाई आयोग जो था सर कॉलिन मैनक्रिक स्कॉट, है ना, सर कॉलिन मैनक्रिक स्कॉट, है ना, मैनक्रिक स्कॉट के अध्यक्षता में यह सिंचाई आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था? 1901 में। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा जा सके, है ना। और कर्जन के काल को मिशन, कमीशन, ओमिशन का भी काल कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्जन के काल को कमीशन, ओमिशन, है ना, कमीशन, देखिए याद रखिएगा, इसमें कहा जाता है कर्जन के काल को मिशन, है ना, मिशन,
कमीशन, कमीशन और ओमिशन का काल कहा जाता है ना। ओमिशन का काल कहा जाता है किसको? कर्जन। और उन्होंने, अब देखिए भारत में अकाल पड़ा हुआ था, अकाल से पूरी भारत की जो व्यवस्था थी चरमरा उठी थी, क्योंकि भारत की स्थिति यानी कि इतनी ज़्यादा लड़खड़ा रही थी कि भारत को सही तरीके से और सही दिशा में यानी कि सही पटरी पर लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने एक अकाल आयोग का गठन किया। यहाँ पे देखिएगा अकाल आयोग का गठन हुआ, अकाल आयोग का गठन हुआ और यह सर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। सर मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में इसका स्थापना हुआ, इस आयोग का स्थापना हुआ था, है ना। उसके बाद देखिएगा कर्जन ने क्या, कर्जन ने नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कर्जन ने 1903 में, है ना, 1903 में कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन रखा। और दिल्ली दरबार में अगर हम लोग बात करें, दिल्ली दरबार का यहाँ देख लीजिए, है ना, दिल्ली दरबार का आयोजन रखा, ठीक है। और दिल्ली दरबार में एडवर्ड जो सप्तम थे, एडवर्ड सप्तम, है ना, उनको सम्राट बनाने की घोषणा किया गया। और यहाँ पे जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था तो इस समय आपको पता होगा कि भारत की स्थिति जो थी बहुत ही खराब थी। भारत की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि वहाँ पे यानी कि सही तरीके से भारत का व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन भारत के पैसों का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग यहाँ पे हुआ। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे वायसराय चाहते थे, यहाँ पे वायसराय चाहते थे कि बेहतर से बेहतर यहाँ पे ऐसा मतलब व्यवस्था किया जाए ताकि सम्राट के जो सानिध्य में जो काम किया जा रहा है ना, यहाँ पे जो दिल्ली दरबार का आयोजन जो लग रहा है वो बिल्कुल भव्य हो जाए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो लोग मर रहे होते हैं, अकाल से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे वायसराय के द्वारा सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। भारत की स्थिति और भारत का जो समाज है गरीबी और सबसे ज़्यादा बेबसी में डूबा हुआ रहता है। यहाँ पे लोगों को उभारने के लिए और बेहतर जीवन देने के लिए कोई काम नहीं किया जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे जो है दिल्ली दरबार में खर्च किया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं 1904 में देखिएगा यहाँ पे 1904 में विश्वविद्यालय के लिए एक कानून लाया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। विश्वविद्यालय के लिए एक कानून लाया जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय के लिए एक कानून लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है, ठीक है, एक कानून लाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे यानी कि कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय है इसके सीनेट में सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दिया जाता है ना। सीनेट में सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दिया जाता है ना। संख्या क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो 1902 में, है ना, यहीं पे देखिए 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की गठन होता है ताकि समीक्षा किया जा सके। लेकिन एक बात आपको बता दें, 1904 में जब शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय में एक कानून बना करके सीनेट की संख्या जो है वो बढ़ा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विरोध करता है उसका नाम है यहाँ पे ये हो जाते हैं आशुतोष मुखर्जी, है ना। आशुतोष मुखर्जी है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आशुतोष मुखर्जी इसका सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, है ना। और इसी समय नारा भी हुआ, मुखर्जी झुकना नहीं, है ना। बहुत नारा ये प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। यहाँ पे इनका नारा था, यहाँ पे नारा भी बन गया इस समय कि मुखर्जी झुकना नहीं, ये नारा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बनाई जाती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो कलकत्ता में आशुतोष मुखर्जी का सबसे ज़्यादा सम्मान था और उनको लगता है कि हमारे सम्मान में और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में जो कानून बनाई जा रही है इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया और इतना ज़्यादा विरोध होने पर यहाँ पे एक नारा चल गया
है ना, कि मुखर्जी झुकना नहीं। 1904 में एक और काम होता है। 1904 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और काम होता है 1904 में, वो हो जाता है पुरातत्व विभाग का स्थापना। हालांकि अगर देखा जाए तो कभी भी जब कर्जन यहाँ पे वायसराय बन के आते हैं तो उनको लगता है कि प्राचीन भारत में, यानी कि प्राचीन जितनी भी स्मारक हैं या जितने भी ऐतिहासिक कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके बारे में इकट्ठा करना चाहिए या जिसका समृद्धि करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने 1904 में, है ना, 1904 में उन्होंने क्या किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दिया, है ना। पुरातत्व विभाग की क्या किया, स्थापना किया। पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग, है ना। पुरातत्व विभाग की स्थापना उन्होंने यहाँ पर किया था। उसके बाद देखिएगा 1904 में ही जो वायसराय करजन थे उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण करवा दिया, है ना। तिब्बत पर आक्रमण करवा दिया। कब? तिब्बत पर आक्रमण करवा दिया, है ना। कब? 1904 में। और यह जो मिशन था यंग हस्बैंड मिशन के तहत यह आक्रमण किया गया था, है ना। यह था यंग हस्बैंड मिशन के तहत यह आक्रमण हुआ था तिब्बत पे। और तिब्बत का उस समय जो सम्राट था दलाई लामा था, है ना। दलाई लामा थे, एक धार्मिक गुरु थे दलाई लामा। और इनके ऊपर, यानी कि इनके बीच में एक संधि होती है और वो संधि बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि होती है, जिसके तहत यह वायसराय जो है वो चुंबी घाटी का क्षेत्र जो है हड़प लेता है ना। यही दलाई लामा से एक संधि होती है, अपमानजनक संधि है। और इसी के तहत जो है चुंबी घाटी का जो क्षेत्र है, चुंबी घाटी का क्षेत्र वो हड़प लिया जाता है यहीं पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और भी देखेंगे। देखिएगा इस समय वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है ना, इस समय वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है वह कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक बनवाया, है ना। यहाँ पे देखिएगा विक्टोरिया स्मारक बनवाता है। स्मारक, लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं है, पैसे तक नहीं है, है ना। लोग मजदूरी करते हैं, लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है कि लोगों का कब फिर से अकाल पड़ जाए। और अभी भी कुछ ऐसा भूभाग है जो अकाल से ही प्रेरित है और पीड़ित है, उसके बारे में सुधार किया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि बेहिसाब पैसों का खर्च किया जाता है ना। इसमें देखिए कलकत्ता में वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन, उन्होंने विक्टोरिया स्मारक बनवाया। और विक्टोरिया स्मारक में सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग किया गया, जो आपको पता ही होगा, है ना। संगमरमर का प्रयोग किया, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, महंगा हुआ। और संगमरमर का प्रयोग इस तरह से करवाया गया जैसा लग रहा है कि ताजमहल का निर्माण हो रहा है ना। ताजमहल का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ पे हुए। और इस समय आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो संरचना थी हमारे भारत की बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। इसको बोलो, बाद में कॉल करें, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये कलकत्ता में ये बनवाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1905 में, उसके बाद 1905 में हम लोग देखेंगे एक और काम होता है 1905 में। क्योंकि लॉर्ड कर्जन की बात किया जाए तो 1905 में यहाँ पे रेलवे बोर्ड की स्थापना होता है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना होता है यहाँ पे, स्थापना, है ना। और यह स्थापना होता है आपको कलकत्ता में। देखिए रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ वो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। सबसे ज़्यादा विकास, रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास 1905 में उन्होंने रेलवे बोर्ड की स्थापना इसलिए की क्योंकि इससे में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा था, सबसे ज़्यादा विकास दिख रहा था। इसलिए 1905 में उन्होंने रेलवे बोर्ड की स्थापना किया। और यह कहाँ पे किया, कलकत्ता में किया, है ना। ये कलकत्ता में करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने, जैसे मानते हैं कि 1905 अभी बंगाल का विभाजन आना बाकी है, उससे पहले उनका सोच देखिए, उनकी सोच के बारे में पहले समझिए, तब जा कर के 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो समझ में आता है।
है ना। क्योंकि आप देख रहे होते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो प्रशासन, जो न्यायालय, जो एजुकेशन, जो शिक्षा व्यवस्था, अकाल की स्थिति, है ना, यहाँ पे पुरातत्व विभाग की स्थिति, यहाँ पे प्रशासन में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिएगा सैन्य विभाग में भी, सेना में भी बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन किए जाते हैं। उस समय सेना विभाग के विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है किचनर, है ना, जिनका नाम है किचनर, ठीक है। किचनर सैन्य विभाग का विशेषज्ञ हैं। इन्हीं के सहयोग से सेना में आमूल-चूल परिवर्तन होता है, और जब मतभेद हो जाता है यही किचनर से, तब जाकर के वो त्याग पत्र दे देते हैं किचनर से। इसका मतलब ये है कि जब भारत में लॉर्ड कर्जन जब भारत आते हैं तो उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनका मकसद एक तरीके से ये है कि भारत में सुधार किया जाए। लेकिन सुधार का तरीका क्या होता है? कभी कभी दो तरीके से होता है, एक नकारात्मक कह सकते हैं और दूसरा सकारात्मक कह सकते हैं, है ना। ये दोनों पहलू है। हालांकि 1905 का जब बंगाल का विभाजन होता है तो सबसे पहले इस बंगाल के विभाजन का विरोध कोई लोग नहीं कर रहा था, वहाँ के वकील के द्वारा ये किया जा रहा था। इसमें वकालत करने वाले वो लोग थे जो सबसे पहले इसका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? कि उनको लग रहा था कि जब नया न्यायालय का स्थापना होगा तब वहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है वो कम पड़ जाएंगे, जो अभी हमारी कमाई हो रही है वो कमाई क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए बंगाल का विभाजन सबसे पहले वकीलों के द्वारा किया गया। बाद में आप देखते हैं इसी को कन्वर्ट किया जाता है मुखर्जी के द्वारा, और मुखर्जी इसका इतना ज़्यादा फैलाव, मतलब समझिए कि इसको दूसरे तरीके से वो बताते हैं, तब जा कर के लोगों को पता चलता है कि नहीं, हिंदू मुसलमानों के बीच में, है ना, ये खाई बांटी जा रही है, उसके संबंधों को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम लोगों ने समझा, क्योंकि इस चीज़ को समझे बगैर 1905 का जो बंगाल का विभाजन होता है उसे पूर्ण रूप से समझना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जैसे ही कर्जन का एंट्री होता है भारत में वायसराय के रूप में 1899 में, यहाँ पे 1899 में, तो एक तरफ अगर देखा जाए, है ना, तो उदारवादी जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और इनका स्वागत भी किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आप देख लीजिए कि किनकी मानसिकता किस तरह से है, और लॉर्ड कर्जन की जो मानसिकता यहाँ पे देखने को मिलता है वह बिल्कुल क्या था, प्रतिक्रियावादी था, है ना। और प्रतिक्रियावादी के वो प्रबल समर्थक भी थे। क्या थे? प्रबल समर्थक थे। तो चलिए हम लोग इसके बाद जो देखेंगे, है ना, इसके बाद हम लोग बंगाल का जो विभाजन है ना, बंगाल विभाजन जो होता है ना, 1905 में इसको हम लोग देखते हैं। और बंगाल विभाजन से बहुत सारे प्रश्न हैं जो हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। बंगाल विभाजन से जो प्रश्न है बहुत पूछे जाते हैं और हम लोग इस पर एकदम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।